नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। मैं हूं किरण और आज हम पढ़ने वाले हैं संघीय सरकार के बारे में। इससे पहले के लेक्चर जो भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। तो संघीय सरकार में जो क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और किस तरीके से एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये जान लेना बहुत आवश्यक है। और इसको कितनी गहराई से आपको पढ़ना है, एग्जाम के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या पॉइंट हैं ऐसे जो इसमें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो जहां तक हो सकता है मैंने समेटने की पूरी कोशिश की है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी, अगर आपको कुछ कम लगता है तो प्लीज अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें मुझे और बताएं कि इसमें सुधार की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। पहली चीज। दूसरी बात एक और मैं आपको बोलूंगी, आप बस मन लगाकर पढ़ते रहिए, एग्जाम के लिए तैयार रहिए। जब भी कोई एग्जाम आएगा आप जरूर क्लियर होंगे, ये हमारी आपसे मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। संघीय सरकार, संघीय व्यवस्था ही भारतीय संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। अगर आपको लग रहा है कि आपके सामने कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका पीडीएफ दिया हुआ है आप उसे ओपन कर सकते हैं, या फिर एक बार मुझे सुन के आप इसे बाद में पढ़ सकते हैं, तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और ज्यादातर फैक्ट्स मैं लक्ष्मीकांत से ही लेती हूँ, तो आप अगर चाहें तो इसको पढ़ने के बाद एक बार या मेरे समझाने के बाद आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लें, क्योंकि बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, तो आप उसे एक बार देख सकते हैं। संघीय व्यवस्था भारतीय सरकार की एक मुख्य विशेषता है। कौन सी विशेषता है इसकी? एक मुख्य विशेषता है राजनीतिक शास्त्रियों के राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंध की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं वो? एक तो है एकल और दूसरा है संघीय। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, कुछ जो हमारा संविधान है उसमें कुछ कुछ तथ्य एकल और गैर संघीय व्यवस्था से भी लिए गए हैं, उनको भी हम आगे देखेंगे। और वीडियो तक प्लीज लास्ट तक बने रहें, बीच में एक क्वेश्चन भी है उसको भी हम देखेंगे। और जो लोग वो क्वेश्चन को लिखना चाहें उसको लिखें और लिखने के बाद उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं ताकि और लोग भी उसे देख सकें। तो एकात्मक सरकार और संघीय व्यवस्था, इन दोनों के बारे में थोड़ा डिफरेंस भी जानेंगे और जान रहे हैं कि क्या क्या इनके प्रावधान है। एकात्मक सरकार वह सरकार होती है जिसमें समस्त शक्तियां और कार्य किसके हाथों में निहित होते हैं? केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों में निहित होते हैं। और संघीय सरकार जो होती है उसमें शक्तियों का विभाजन होता है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो संघीय सरकार है उसमें जो व्यवस्था की गई है उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जैसे कि राज्य के पास कुछ शक्तियां होंगी, कुछ जो हमारी स्थानीय सरकारें हैं उनके पास कुछ व्यवस्थाएं होंगी, कुछ उनके पास चीजें होंगी, और बाकी जो संघ है उसकी सूची में अलग दिया गया है। तो 7वीं अनुसूची में अगर हम देखें और बात करें तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां बनाई गई हैं। उसमें इस बात को पूरा तरीके से बताया गया है कि कौन कौन से विषय संघ के पास है और कौन से विषय राज्य के पास है, और कौन से विषय ऐसे हैं जो संघ और राज्य दोनों मिलकर, जिन्हें हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं, दोनों मिलकर उन पर अपना कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर ये गतिरोध आता है राज्य और केंद्र की जो सूची है उसमें अगर समवर्ती सूची पर नियम बनाया गया है तो संसद का नियम अधिक प्रभावी उस पर होगा। तो ये बात थोड़ी डिटेल में हो गई, ये चीज थी। अब संवैधानिक तौर पर केंद्र और राज्य, संघीय व्यवस्था में क्या है कि संवैधानिक तौर पर संविधान के तौर तरीके से ही उसको जो शक्तियों का विभाजन है वो किया जाता है। इसमें होता है विभाजन केंद्र के बीच में, राज्य के बीच में और क्षेत्रीय सरकारों के बीच में भी इस पर विभाजन होता है। स्वशासन को साझा करने की व्यवस्था होती है। जैसे कि अगर हम एकात्मक सरकार की बात करेंगे तो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, नॉर्वे, स्वीडन, इन जगहों पर और स्पेन में, इन जगहों पर क्या है, एकात्मक सरकार की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, रूस, ब्राजील, इन सभी जगहों पर संघीय मॉडल को अपनाया गया है। लेकिन भारत ने क्या किया है, भारत ने कनाडा के मॉडल पर कनाडा के मॉडल पर संघीय व्यवस्था को अपनाया है। जैसे कि कनाडा में भी कहीं पर भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है पूरे संविधान में, वैसे ही भारत में संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। केंद्रीय सरकार को संघीय सरकार के रूप में और क्षेत्रीय सरकार जो होती है उसको राज्य या प्रांतीय सरकार के नाम से भी हम जानते हैं।
जैसा कि मैंने बताया कि कनाडा के मॉडल पर ये आधारित है और इसमें कहीं पर भी कनाडा के जैसा ही कहीं पर भी इसमें ये नहीं कहा गया है कि संघ शब्द का उपयोग जो हमारा संविधान है उसमें किया गया है। राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं, जब आप मेंस लिखेंगे तो ये चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए कि संघीय व्यवस्था के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। जब आप अपना क्वेश्चन को पूरा एनालाइज करेंगे और लिखेंगे, बाद में जब आप निष्कर्ष देंगे, तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा नंबर दिलाते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जितनी बार भी आप कोई भी पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं, जहां पर भी आप लिखें, आप छोटा छोटा करके ही वहां पर लिखते रहें और इस चीज को ध्यान में रखें कि जब एग्जाम हो तो उससे पहले आप उन चीजों को रिवाइज कर सकें, तो आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। जब भी आप मेंस के लिए लिखने के लिए अगर कोई नोट्स बना रहे हो तो कोशिश कीजिएगा, पूरा एक आंसर तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती है, लेकिन आंसर लिखने से पहले कौन कौन से आपको फैक्ट की जरूरत होती है। जैसे आपने संघीय व्यवस्था के बारे में कुछ लिखा हुआ है तो उसको ना पॉइंट्स में लिख लीजिए। छोटे छोटे पॉइंट्स जब आप लिख लेंगे ना, और जाहिर सी बात है जब आप इतना जुड़े हुए हैं पढ़ाई से, आपको इतना कुछ पता है, तो फिर आपको बहुत सारी चीजें ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। तो जब आप उसको लिखना शुरू करेंगे ना, और जब आप नेक्स्ट टाइम आप सोचेंगे कि आज मैं चलो संघीय व्यवस्था पर कुछ लिखना चाहता हूँ या मैं संसदीय व्यवस्था पर कुछ लिखना चाहता हूँ, आपने फटाफट वो पॉइंट्स देखे और पॉइंट्स के बाद आपने पूरा अच्छे से एलैबोरेट कर दिया अपने आंसर को, जितने शब्दों में बोला गया है, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे और आपको खुद भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं आंसर में अपने वो पॉइंट डाल पाया जिनकी आंसर रिक्वायरमेंट थी आंसर में। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जितना भी आप पढ़ें या लिखें, जो भी करें, अपने नोट्स जरूर बनाएं। वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं एग्जाम की दृष्टि से और आपके खुद के लिए। तो अगर ये वाली जो संघ की बात कर रहे हैं, तो संघीय व्यवस्था का आपने गुण समझ लिया कि जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग शक्तियों का विभाजन किया जाता है। किस किस में? केंद्र में, राज्य में और क्षेत्रीय स्वायत्ता में। ये सारी चीजों में विभाजन शक्तियों का किया गया है। अब अगर हम, और एक चीज और होती है कि जो संघीय व्यवस्था है उसमें सशक्त केंद्र होता है, ना कि राज्य। राज्य इतने सशक्त नहीं है जितना कि केंद्र है। अभी हम जानेंगे एक एक करके आगे कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्यों मैं इस बात को कह रही हूं कि केंद्र अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, और यही हमारे संविधान में है। संविधान की संघीय विशेषताएं। अब इसकी संघीय विशेषताएं क्या क्या है वो देखते हैं। द्वैध राज पद्धति का होना। अगर आप द्वैध शासन से बात समझ रहे होंगे, तो जो लोग भी मेरे से जुड़े हुए हैं पहले से और जिसके बारे में मैंने बात करी है पिछले वीडियोस में, हिस्ट्री में मैंने द्वैध शासन पूरा पढ़ाया हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको समझ सकते हैं। सीधा सा मतलब मैं आपको द्वैध शासन का समझाती हूँ, एक ही जगह पर दो लोगों का शासन करना। लेकिन इसमें क्या है, ये बात कर रही है द्वैध राज पद्धति की, मतलब राजनीतिक जो है स्तर से हमने द्वैध पद्धति को अपनाया है। संविधान में संघ स्तर पर राज्य एवं राज्य स्तर पर राज पद्धति, संघ स्तर पर और केंद्र स्तर, जो संघ है उसके स्तर पर और राज्य के स्तर पर हमने राज पद्धति को अपनाया है। दोनों को अलग अलग शक्तियां दी गई हैं। राज्य की शक्तियां अलग हैं और केंद्र की शक्तियां अलग हैं। जैसे केंद्र की अगर हम बात करेंगे तो केंद्र में रक्षा, जो मामले बड़े लेवल पर हैं या जो राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित है, राष्ट्र का मतलब पूरे देश की सुरक्षा से संबंधित है, वो सारे मामले कहाँ हैं? केंद्र के पास। जैसे कि केंद्र में रक्षा मामला, विदेशी मामले और मुद्रा, संचार, जबकि राज्य और स्थानीय सरकारें हैं जो लोकल व्यवस्थाओं को देखते हैं, ये अपने राज्य के स्तर तक की सीमाओं के बारे में देखेंगे और उनके लिए जो विशेषताएं होंगी या जो उनके कार्य है उन पर ज्यादा ध्यान देती है। जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन, ये सारे काम कौन देखता है? राज्य और स्थानीय प्रशासन। एक और विशेषता है इसकी, क्या है? लिखित संविधान का होना। भारतीय संविधान एक बहुत बड़ा और बहुत विस्तृत संविधान है। अगर हम 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है 450 तो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद 24 है, आर्टिकल जो अनुसार 450 अनुच्छेद और 24 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ये आप हमें बताएंगे डिस्क्रिप्शन, ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में करके कि कितने, जो मूलतः संविधान था हमारा, उसमें ये पार्ट कितने कितने थे, कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये अवश्य बताएंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें और आगे क्या, शक्तियों का विभाजन किस तरीके से किया गया है। भाई शक्तियों के विभाजन की बात करी गई तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें होंगी ना, किस तरीके से शक्तियां विभाजित की गई हैं। जैसे 7वीं अनुसूची के बारे में बात करें, 7वीं अनुसूची जो है उसमें केंद्र राज्य दोनों सूचियों के बारे में बताया गया है, और जो समवर्ती सूची है उसमें यह बताया गया है कि जिसमें मैंने भी पहले बताया केंद्र और राज्य दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। अब ये
जो इस समय पर केंद्र में विषय हैं वो है 100 विषय, और जो राज्य में है वो है 61, और समवर्ती सूची में इस समय पर 52 विषय हैं। ये आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि मूलतः संविधान में कितने थे। संविधान की सर्वोच्चता है, बिल्कुल है, और संविधान जो हमारा ना ही बहुत कठोर और ना ही बहुत लचीला, इस तरीके का हमारा संविधान है। स्वतंत्र न्यायपालिका है और द्विसदनीय व्यवस्था को हमने अपनाया है। संविधान की एकात्मकता जो है उसकी विशेषताएं, तो भारत में जो हमने संविधान अपनाया है उसमें कुछ कुछ विशेषताएं हमने ऐसे भी ली हैं, जिसमें कुछ विशेषताएं एकात्मक और गैर संघीय विशेषताएं भी शामिल हैं, जैसे कि सशक्त केंद्र का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य अनश्वर नहीं है, भारत अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है, ना तो कभी राज्य खत्म हो सकते हैं और ना ही संघ, मतलब जो राज्य हैं उन्हीं को मिला के पूरा एक संघ बनाया गया है। जबकि अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका एक अलग तरीके का संविधान इसमें रखता है। तो अमेरिका क्या है, अनश्वर राज्यों का अनश्वर केंद्र है, और भारत में क्या है, एकल संविधान है। हमारा क्या है, संविधान सिर्फ एक ही संविधान है। राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का थोड़ा सा अभाव देखा जाता है, और आपातकाल की व्यवस्था भी हमारे संविधान में की गई है। 3 तरीके के आपातकाल है जिनके बारे में हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे। एकल नागरिकता है, नागरिकता के बारे में मैंने पूरा चैप्टर बनाया हुआ है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। एकीकृत न्यायपालिका, इसके लिए अभी आप इतना ही समझ लीजिए, बाकी न्यायपालिका का पूरा एक चैप्टर है, उसके बारे में पूरा न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। पर हमारी न्यायपालिका एक ही है, राज्यों के स्तर पर हाई कोर्ट और पूरे संघ के स्तर पर हमारा एक सुप्रीम कोर्ट है। बाकी फिर राज्यों के स्तर पर नीचे जो कोर्ट्स है वो अलग है, पर एकल न्याय व्यवस्था है हमारे यहाँ, एकल न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। और है अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे कि IAS, IFS, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। आर्टिकल 312 के तहत ये व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। इन सबको भी हम डिटेल में पूरा जानेंगे। एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, ये ना केवल केंद्र स्तर पर भी बल्कि इसे राज्य स्तर पर भी इसे जांच समिति कर सकती है। अगर किसी संस्था की जांच करना चाहती है तो कर सकती है। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, राज्य सूची में भी कई प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संसद को यह अधिकार है कि वो उस पर कानून बना सकती है। बहुत सारे उसमें फिर फैक्टर्स हैं, उनके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करेंगे तो जान लेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति, जैसे कि हम जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और ये एक संवैधानिक पद है पूरी तरीके से। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यपाल एक ऐसा पद है, तो ये पूरे तरीके से संवैधानिक पद है, और इसके बारे में पूरी तरीके से समझेंगे कि राज्यपाल क्या है, किस तरीके से उनके कार्य हैं, वो सारे के सारे एक एक करके अगले वाले वीडियोज में इन चीजों को हम समझेंगे। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन भी एक ही है, जो जितने भी इलेक्शंस होते हैं सब हमारा एकीकृत निर्वाचन मशीनरी ही काम कराती है। राज्यों के विधेयकों पर वीटो, इसके बारे में भी हम जानेंगे कि जो राज्य के विधेयक होते हैं किस तरीके से राज्यपाल उनको रोक सकता है और राष्ट्रपति की संतति के लिए उन्हें रख सकता है। अब अगर हम बात करें एक प्रश्न की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप मेंस लिखना चाहते हैं तो प्लीज इस प्रश्न को जरूर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को जरूर पोस्ट करें, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा। भारतीय संघवाद की विशेषताएं एवं उसमें आए परिवर्तनों ने किस प्रकार संघवाद को प्रभावित किया है। भारत में संघवाद के लिए क्या चुनौतियां हैं उनका वर्णन करें। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, आपके पास मैंने PDF दिया हुआ है, इसको देखिएगा, फिर आप बताइएगा कि इसमें कहां कहां और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना है। संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन, हमेशा मैंने कहा है जब भी आप कोई आंसर लिखेंगे जरूर आप मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के तौर पे आपको दोनों ही चीजें लेके चलनी होती हैं। अगर आप आलोचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं तो आपको चीजें बतानी पड़ेगी किस बिहाफ पे आप इन चीजों को कह रहे हैं। तो कई जो संविधान के विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं भारत का संविधान अमेरिका, स्विट्जरलैंड के पारंपरिक जो संघीय संविधान है या व्यवस्था है उससे थोड़ा अलग है, जैसे कि इसमें एकात्मक और गैर संघीय व्यवस्थाओं को भी शामिल किया गया है। इसलिए केसी वेयर जो कहते हैं कि अल्पसंघीय, उन्होंने इस संविधान को अल्पसंघीय कहा है। कई बार एग्जाम में छोटे छोटे कोट्स पूछ लिए जाते हैं कि ये किसने कहा है, तो अल्पसंघीय किसने कहा है, केसी वेयर ने इसको अल्पसंघीय कहा है। के संथानम के अनुसार अगर बात करें तो एकात्मक होने के 2 कारण समझ में आते हैं। क्या है, पहला है वित्त। अगर आप देखेंगे वित्त के लिए जो राज्य हैं वो किस पर आश्रित होते हैं, वो केंद्र पर आश्रित होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक उन्हें फंडिंग केंद्र से नहीं होती है तब तक ये हमारे संविधान में ऐसे इस तरीके का प्रारूप बनाया गया है। तो वित्त के लिए जैसे कि
अगर हम बात करें योजना आयोग के बारे में, तो योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन था उसका बदल दिया गया है नाम, तो नीति आयोग, और उसमें कुछ कुछ बदलाव भी किए गए हैं। ये नीति आयोग के बारे में पूरा एक वीडियो बनाऊंगी, अलग से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो राज्यों द्वारा इसके जब आप वित्त के लिए निर्भर हो जाएंगे किसी पर, तो जाहिर सी बात है कि विकास की जो प्रक्रिया है उस पर थोड़ा सा नियंत्रण लग जाएगा। और यही बात इसमें कही जा रही है इनके द्वारा, के संस्थानम के द्वारा, कि जो वित्त की प्रक्रिया है उस पर केंद्र का नियंत्रण ज्यादा है, और केंद्र का नियंत्रण होने की वजह से ये राज्यों की जो विकास की प्रक्रिया उस पर थोड़ा रोक लगाते हैं। वहीं बी.आर. अम्बेडकर जी क्या कहते हैं, जिन्हें हम संविधान का पिता, और संविधान के बनते समय पर इन्होंने बहुत ज्यादा अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, तो ये कहते हैं कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना कि दोहरी राज्य पद्धति। समझ रहे हैं ना आप बात को, जितना कि राज्य और केंद्र जो है उनके बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसी के हिसाब से इस चीज को भी डाला गया है। ऐसा नहीं है कि किसी तरीके से केंद्र राज्यों पर कोई अलग प्रेशर बनाते हैं या उनके साथ कोई अलग व्यवहार करते हैं, तो ये वाली चीज बोली गई। केंद्र राज्यों का संघ नहीं है, ये कहा गया इसमें, और जो कमजोर संबंधों से एकीकृत हो। ऐसा नहीं है कि किसी जो केंद्र बना है वो राज्यों की किसी मर्जी पर या किसी संधि की व्यवस्था से बना है, ऐसा नहीं है। तो केंद्र जो है वो राज्यों का संघ नहीं है और कमजोर संबंधों से एकीकृत नहीं है। केंद्र राज्यों का संघ है वैसे, लेकिन किसी कमजोर पद्धति से नहीं बना है। ये सारे राज्यों अपनी इच्छा से ही केंद्र के अनुरूप काम करते हैं, जो हमारे संविधान में व्यवस्थाएं की गई हैं उनको इस चीज पर मानते हैं। तो अगर, और ना ही जो संघ और जो राज्य हैं, ना ही राज्य संघ की एजेंसियां हैं। जो राज्य हैं वो संघ की एजेंसियों की तरह भी काम नहीं करते हैं। संघ एवं राज्य दोनों संविधान के द्वारा ही बनाए गए हैं। हमारे यहाँ क्या है, संविधान की सर्वोच्चता बताई गई है, तो संविधान जो है उसी के अकॉर्डिंग ही सारे काम किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे संसद सर्वोच्च जैसे कि ब्रिटेन में था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। दोनों की शक्तियां संविधान के द्वारा ही विभाजित की गई हैं और संविधान में ही निहित है। और अंबेडकर ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि संहिता का मूल सिद्धांत ही यही है कि केंद्र और राज्य में अगर किसी कानून को लेकर विभेद है तो ऐसा कोई कानून बनाया नहीं जा सकता, ना ही ऐसा कोई कानून बनाया जाएगा। बाकी विधायी एवं कार्यपालिका के मामले में केंद्र एवं राज्य दोनों क्या है, समान है। अपनी इच्छा से राज्य केंद्र के अंदर काम करते हैं। जो राज्य हैं वो किसके अंदर काम करते हैं, केंद्र के अंदर ही तो काम करते हैं। तो जो राज्य है वो केंद्र के अंदर काम करते हैं, और राज्य अपनी इच्छा से अपनी सीमाओं को ना तो बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यूपी और एमपी एक राज्य मिल जाएं और एक राज्य अपने आप को बना लें बिना केंद्र की मर्जी के, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, जो केंद्र चाहेगा, मैंने बताया है आपको पिछले वाले वीडियोस में मैंने सारा कुछ डिस्कस किया है इसके बारे में, कि कोई भी राज्य आपस में मिल नहीं सकते अपनी मर्जी से, न्यायिक सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो राज्य और जो केंद्र है दोनों की शक्तियों का एक तरीके से विभाजन किया गया है और उनको पूर्णतः संविधान में बताया गया है कि किस तरीके से ये सारी चीजें डिफाइन होंगी। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं आप हमसे हमेशा जुड़े रहें। और अगर आपको कुछ भी वीडियो में कमी लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।